अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर रेहान उमर अगेन। वेलकम बैक टू डिजिटल एक्सेस टू फिज़िकल एक्टिविटी। ये हमारा आज तीसरा प्रोग्राम है इस नए एक्सेलेंस रीइन्वेंटेड का। और जैसा कि आई एम श्योर कि आप लोगों ने पहले दो प्रोग्राम्स देखे होंगे एंड आई होप कि आपने लाइक किया होगा, जिसमें हम अपने नाजरीन और सामीन को एक्सरसाइज करने के तरीके, हेल्दी लाइफस्टाइल किस तरह मेंटेन करते हैं उसके तरीके सिखाते हैं। साथ में फिर हम मुख्तलिफ जो कॉमन बीमारियां हैं जिसकी वजह से आज पूरा मुआशरा हमारा क्रिपल्ड हुआ हुआ है, जिसकी वजह से इस वक्त जो 8 बिलियन लोग इस सफ़ायस्ती पे रहते हैं उनमें से 1 बिलियन जो है उससे ज़्यादा जो है ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। इसी तरीके से डायबिटीज़ का जो मर्ज़ है वो ऑन द राइज़ है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए हम हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के तरीके सिखाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ा पॉइंट्स हैं जो उस बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज उसी कड़ी का आज तीसरा प्रोग्राम हम आज लेके आए हैं, आपकी पेश खिदमत है, जिसमें आज मैं बात करूँगा डायबिटीज़ के हवाले से और उसी तरीके से अपनी एक्सरसाइजेज़ हम दोबारा करेंगे जिसको हम टबाटा कहते हैं, जिसके अंदर हम 8 एक्सरसाइज का एक सर्किट करते हैं। हर एक्सरसाइज 20 से 30 सेकंड की होती है, बीच में 10 सेकंड का रेस्ट होता है और एक सर्किट के बाद हम 1 मिनट का रेस्ट करके अगेन 4 सर्किट्स करते हैं। तो आज हम दोबारा आगाज़ करेंगे अपने थर्ड एपिसोड का। आप ज़रूर अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा इसको। आप मेरी तो ख्वाहिश ये होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें हमारे इस पैगाम को, इसको सदका जारिया समझ के फॉरवर्ड करें, क्योंकि जितना आप इसको फॉरवर्ड करेंगे आम अवामुन्नास में इसकी आगाही होगी और हम जो है कोशिश कर सकेंगे कि हमारे तवज्जुह से अगर कोई बीमार ना हो या बीमार होने के बाद इस हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाए और हमारी प्रिकॉशंस पे अमल करें तो हम जो है वो इस सोसाइटी में एक अच्छा रोल प्ले कर सकेंगे। मेरे साथ पहले दो प्रोग्राम्स की तरह नवीद मौजूद हैं जो कि मेरे स्टूडेंट हैं। हम लोग साथ एक्सरसाइज करते हैं। आपने देखा होगा आज हम अपने क्लब की टी शर्ट जर्सी भी पहन के आए हैं। हमारे क्लब का नाम है रॉस्टेड क्लब। हम आगा खान हॉस्पिटल के बराबर में नेशनल स्टेडियम के सामने जो नेशनल कोचिंग सेंटर है वहाँ पर रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग या कॉमनली नोन एज टबाटा। अच्छा, अब हम अपनी एक्सरसाइज का फॉर्मली आगाज़ करेंगे। उससे पहले जो आज का हमारा जो मेन थीम है, जो टॉपिक है जिस पे मैं आज बात करना चाहूँगा वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ मेलाइटिस सबको पता है कि 2 किस्में होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2। उसके अलावा कुछ अनकॉमन किस्में भी होती हैं जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई या मोडी 1, मोडी 2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन 95% ऑफ द केसेस ऑफ डायबिटीज़ इन द वर्ल्ड बेसिकली आर पेशेंट्स विद टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है, कॉमन है। इस वक्त जो है पाकिस्तान का जो नंबर है पूरी दुनिया में नंबर ऑफ़ पेशेंट विद डायबिटीज़ के हवाले से वो 7वां है और ये आगे जाके जो है हम इसको और भी ऊपर आ जाएंगे अगर हमारा लाइफस्टाइल जो है वो हम प्रॉपर तरीके से मैनेज ना कर सकें, मेंटेन ना कर सकें। डायबिटीज़ की जो सबसे बड़ी जो अंडरलाइंग जो रूट कॉज है वो है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं हमारी जो खुराक ख़राब हो रही है, हमारा जो लैक ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस, एक्सरसाइज ना करना, देर तक जागना, देर से उठना और रात के लेट नाइट हमारी जो है डाइनिंग आउट्स, बाहर जाके खाना खाना, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो है वो डायबिटीज़ की शरह मुस्तकिल बढ़ती चली जा रही है। तो डायबिटीज़ जो है जस्ट लाइक ब्लड प्रेशर एक नंबर गेम है। अगर फास्टिंग में अगर आपकी शुगर किसी पेशेंट की 126 या 126 मिलीग्राम % से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा मरतबा आ रही हो और साथ में रैंडम अगर उसकी 200 या 200 मिलीग्राम % से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा मरतबा आ रही हो और दोनों के कॉम्बिनेशन, इसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। फास्टिंग्स का जो क्राइटेरिया है वो बहुत कॉमन है और अक्सर हमारे लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं होता कि फास्टिंग कहते किसे हैं। फास्टिंग का मतलब होता है 8 आवर्स विदाउट एनी कैलोरी इनटेक, मतलब 8 घंटे आप किसी कैलोरी को इस्तेमाल किए बगैर आप अगर रहते हैं, इसको हम फास्टिंग कहते हैं। पानी डेफिनेटली इसके अंदर शामिल नहीं, क्योंकि पानी कंटेन 0 कैलोरीज। फास्टिंग ब्लड शुगर अगर किसी भी 2 मरतबा या 126 से ज़्यादा आती है तो पेशेंट को डायबिटीज़ है, या रैंडम ब्लड शुगर किसी भी 2 मरतबा या उससे ज़्यादा 200 से ज़्यादा आती है उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, या एक मरतबा फास्टिंग 126 या उससे ज़्यादा हो या और प्लस रैंडम 200 या 200 से ज़्यादा हो तो उसको भी डायबिटीज़ कहते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरियन है दैट इज़ HbA1c। HbA1c जो है बड़ा ही कंट्रोवर्शियल और बड़ा ही जिसे कहते हैं ना कि कंफ्यूजिंग सा पैरामीटर है, जिसको आज से 4-5 साल पहले इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डायबिटीज़ IDF ने अप्रूव किया था कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरियन में शामिल कर लिया जाए। अक्सर पेशेंट्स का देखा गया है कि HbA1c जो है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है लेकिन शुगर्स नंबर्स उनके नॉर्मल आ रहे होते हैं।
तो HbA1c का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है वो 6.5% या उससे ज़्यादा हो, उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस पॉइंट का आपको पता होना कि 6.5% या उससे ज़्यादा डायबिटीज़ उस वक्त लेबल करेंगे HbA1c के बुनियाद पर जब पेशेंट को साइंस या सिम्टम्स यानी अलामात होंगी डायबिटीज़ की, ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास का लगना, बहुत ज़्यादा पेशाब आना, वज़न का गिरना। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर HbA1c 6.5% या उससे ज़्यादा हो तो उसको हम डायबिटीज़ लेबल कर सकते हैं पेशेंट को। अदरवाइज़ अगर पेशेंट के HbA1c 6.5 से ज़्यादा है, 7 से कम है, लेकिन पेशेंट के शुगर नंबर्स नॉर्मल आ रहे हैं, पेशेंट को अलामात नहीं है, उस वक्त भी हम पेशेंट को प्री डायबिटिक कहेंगे। इसी तरीके से अगर फास्टिंग शुगर्स 100 से लेकर 125 तक हों, इसको हम इम्पेयर्ड फास्टिंग कहते हैं, यानी पेशेंट जो है बॉर्डर लाइन पे है, पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकती है। इसी तरह रैंडम ब्लड शुगर में अगर पेशेंट की ब्लड शुगर 141 से लेकर 199 तक है खाने के 2 घंटे के बाद, अगेन इसको हम कहते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस या IGT, और इसका भी मतलब होता है कि पेशेंट जो है वो बॉर्डर लाइन पे है। इनको ब्रॉडली हम कहते हैं कि पेशेंट प्री डायबिटिक है। अगर पेशेंट को अभी भी आपने लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं किया तो पेशेंट को साल, 2 साल, 3 साल या उससे कम अरसे में डायबिटीज़ हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हम अपना हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइटिंग, एक्सरसाइज पे अगर हम जोर देंगे तो करेंगे। इसी पे हम आज की एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। आज की एक्सरसाइज जो टबाटा हम करेंगे उसमें अगेन 8 किस्म की मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज हैं। 20 सेकंड से 30 सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि 20 सेकंड एक्सरसाइज करें, उसके बाद 10 सेकंड का रेस्ट करें, फिर दूसरी एक्सरसाइज करें। इस तरह ऑन ऑफ करते हुए 8 एक्सरसाइजेज का एक सर्किट मुकम्मल करें। आज की हमारी जो पहली एक्सरसाइज है नवीद, वो हम आज करेंगे लिजर्ड हॉप्स। लिजर्ड हॉप्स जो है इट्स ए वेरी गुड सोर्स ऑफ एक्सरसाइज, जिसके ज़रिए हम अपनी जो साइड्स हैं, हमारे क्वाड्स हैं, हमारे शोल्डर्स हैं, हमारा कोर है, उसको इंगेज करते हैं, जिसके ज़रिए हम अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगेन व्हेन यू स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइजेज, हमें पता है कि हमारे पास एक गैजेट होता है जिसे हम टबाटा टाइमर कहते हैं। वो आज मैं नहीं लगा रहा क्योंकि हम एक्सरसाइज ब्रेक करके बता रहे हैं ताकि आपको सिखा सकें, लेकिन आपके पास टबाटा टाइमर लाजमी तौर पर होना चाहिए, जो आप गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर लेंगे और वो उसमें आप सेटिंग कर लेंगे कि आपने एक्सरसाइज 20 सेकंड करनी है, उसके बाद 10 सेकंड का रेस्ट होगा, फिर दोबारा 20 बजेगी, आप दोबारा स्टार्ट कर देंगे। सो वी स्टार्ट विद लिजर्ड हॉप्स। लिजर्ड हॉप्स के लिए आपको प्लैंक में आना होता है। प्लैंक का तरीका हम आपको बता चुके हैं कि आपकी रिस्ट और शोल्डर एक लाइन में होगा, आपने अपने चेस्ट को ऊपर रखना है, आपके हिप्स कंपैरेटिवली नीचे होंगे और प्लैंक में जाके आपने 1 2 1 2 1 2, इसको हम कहते हैं लिजर्ड हॉप्स, जो अब नवीद आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। शाबाश नवीद, पहले प्लैंक में गए आप, ठीक है। प्लैंक में पोजीशन में आपने शोल्डर, रिस्ट एक लाइन में, आपकी बैक बिल्कुल सीधी होगी। अब यहां से आके आप स्टार्ट करेंगे। गो 1 2 3, शाबाश, 4 5 6 7 8। आप देख रहे हैं कि मुस्तकिल नवीद जो है वो प्लैंक में है, उन्होंने अपने हिप्स को ऊपर नहीं किया। ठीक है नवीद, थैंक यू, खड़े हो जाइए। सो यू हैव टू एंगेज योरसेल्फ, एंगेज योर कोर इन प्लैंक पोज, और उसके बाद जाके आप इसको लिजर्ड हॉप्स करेंगे। 20 सेकंड या 30 सेकंड, फिर 10 सेकंड का आप रेस्ट करेंगे। ये हमारी पहली एक्सरसाइज थी लिजर्ड हॉप्स, जो हमने आपको बताया कि ये आपके कोर के लिए और आपकी थाइज और शोल्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम सेकंड एक्सरसाइज जो करने वाले हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अगर किसी पेशेंट को लेबल करते हैं एज अ डॉक्टर कि आपको डायबिटीज़ है, तो हमने करना क्या है, ठीक है। पहली बात तो डायबिटीज़ इज़ नॉट ए डेथ सेंटेंस, और फिर बकौल इमरान खान कि आपने घबराना नहीं, बिकॉज डायबिटीज़ अगर आपको हो भी गई है तो यू कैन हैव एंड यू कैन लिव वेरी फिट लाइव्स। आपके सामने वसीम अकरम साहब की मिसाल मौजूद है कि हमारे इतने बड़े स्टालवर्ट हैं, इतने बड़े स्टार हैं, उनको भी डायबिटीज़ है, लेकिन ही इज़ एज फिट एज अ हॉर्स। सो डायबिटीज़ के होना आपकी जान के लिए ख़तरे का बास या सजाए मौत नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ कि आपने डायबिटीज़ को समझकर, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को समझकर आपने उसका इलाज करना है, आपने प्रिवेंशन करनी है कॉम्प्लिकेशंस की, आपने अपने हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है और आपने अपनी डाइट का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। ऑन टॉप ऑफ द मेडिकेशंस जो आपको दवाइयाँ डॉक्टर्स दे, उसको आपने इबादत समझ के इस्तेमाल करनी है। पुराने वक्तों में कहा जाता था कि जब पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाए तो आप कम से कम पेशेंट को महीने 2 महीने का लाइफस्टाइल इंटरवेंशन दे दें, दवाइयाँ शुरू ना करवाएं, फिर पेशेंट को फॉलोअप में बुलाएं और फिर दवाई स्टार्ट करवाएं। अब ये चीज़ ऑब्सोलीट हो चुकी है। अब लाइफस्टाइल इंटरवेंशन और मेडिकेशंस दे गो साइड बाय साइड। द मोमेंट यू स्टार्ट
यू स्टार्ट टू डायग्नोज योर पेशेंट इज हैविंग डायबिटीज़। जैसे आपने तशखीस कर दी डायबिटीज़ की, आप पेशेंट को बिठा के उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बताएंगे, काउंसलिंग करेंगे, उसकी डाइटरी काउंसलिंग करेंगे और साथ साथ उसको दवाइयाँ स्टार्ट करा देंगे। दवाइयाँ कौन सी हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं बैक टू आवर सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ द डे, जो कि है लेटरल प्लैंक्स। लेटरल प्लैंक्स का मतलब ये होता है कि आपने साइड पे लेट के अपनी जो साइड्स हैं, जिसको बाज़ लोग टायर कहते हैं, बाज़ लोग उसको लव हैंडल कहते हैं, बाज़ लोग उसको साइड कोर कहते हैं, उसको स्ट्रेट करना है। क्योंकि सबसे बुरी चीज़ जो किसी भी शख्स में नज़र आती है उसकी साइड्स लटकी हुई हों, जिसको हम टायर्स कहते हैं। तो ये आपकी खूबसूरती को मास्क कर देती है ये चीज़। तो जो अब हम एक्सरसाइज करने वाले हैं लेटरल प्लैंक्स, उसके अंदर हम अपनी साइड्स को स्ट्रेटन करेंगे, स्ट्रेच करेंगे इसको। और वो कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। आपने साइड पर लेटना है, ठीक है। साइड प्लैंक विद शोल्डर एल्बोज की फ्रंट एक लाइन में होंगी। आपने अपने हिप को ऊपर उठाना है। बाज़ लोग इस तरह करके कर रहे होते हैं, विच इज़ रॉन्ग। आपने इसको ऊपर उठाना है, हाथ आपने सर के पीछे रखना है और उसके बाद आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये आपने लेफ्ट पे भी करना है। तो हम नवीद आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे, पहले राइट पे और उसके बाद लेफ्ट पे। पहले आप लेटेंगे साइड पे, आपने अपने शोल्डर को एल्बो को एक लाइन में रखना है, बॉडी स्ट्रेट रखनी है, घुटने में इसके दरमियान खम ना है, बिल्कुल बॉडी स्ट्रेट हो, बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी। हिप आपने उठाना है। अब आपने स्टार्ट करना है। गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हिप उठाइए 10। वेरी गुड। चेंज करें, लेफ्ट साइड पे करके दिखाएं आप। उधर उधर उस मुंह करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अगेन पहले डेमोस्ट्रेट करें। एल्बोज शोल्डर्स एक लाइन में, हिप उठे हुए, बॉडी स्ट्रेट, कोई खम नहीं। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थैंक यू। सो दिस वॉज लेटरल प्लैंक्स, जो हमारी सेकेंड एक्सरसाइज थी। तो चूंकि हमने राइट और लेफ्ट दोनों तरफ करना होता है, अगर आप 30 सेकंड कर रहे हैं तो 15 सेकंड राइट पे, 15 सेकंड लेफ्ट पे। अगर आप 20 सेकंड कर रहे हैं तो 10 सेकंड राइट पे, 10 सेकंड लेफ्ट पे। हमने 2 एक्सरसाइजेस कर ली। पहला हमारा क्या था, लिजर्ड हॉप्स। दूसरा हमारा था लेटरल प्लैंक्स, बोथ राइट एज वेल एज लेफ्ट। तीसरी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं अगेन आपको डायबिटीज़ की तरफ आता हूँ और ये बताना चाहूँगा कि जैसे आपको डायबिटीज़ डायग्नोस हो गई, डॉक्टर ने आपको आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बता दिया। मोटापा, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपने मोटापा अपना कम करना है, किस तरीके से कम करना है, अपने मुंह को ताला लगा के कम करना है, आपने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल छोड़ देनी है अपनी खुराक से, आपने हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट्स पे अपने आप को स्टिक करना है, आपने सैलड्स का इस्तेमाल खूब करना है, आपने फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, आपने नेचुरल चीज़ें लेनी है, प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, प्रोसेस्ड चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, टिन कैंस जो होते हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करने, डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करनी। हाँ, मैं अपने पेशेंट्स को ये ज़रूर बोलता हूँ कि अगर आपके शुगर नंबर्स नॉर्मल जा रहे हैं, अगर आप दवाइयाँ बाकायदगी से इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपकी प्रोग्रेस अच्छी है आपके डॉक्टर की नज़र में डायबिटीज़ के हवाले से, तो हफ्ते में एक चीट मील ज़रूर ले लें। वो जो एक चीट मील है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप मुस्तकिल अपने आप को परहेजी के कोकून में डाल देते हैं, तो देयर इज़ एन इंटरनल अर्ज ऑफ बिकमिंग ए रेबल। आप एक बागीपन आपके अंदर होता है कि यार ऐसी की तैसी मुझसे और ज़्यादा परहेज़ नहीं हो रहा, मैं ये भी खाऊंगा वो भी खाऊंगा। तो चीट मील का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको हफ्ते में एक मरतबा अपनी पसंद के खाने खाने की इजाज़त है, और उस खाने खाने के लिए, उस अपनी पसंद के खाना खाने के लिए आप इंतज़ार करते हैं उस लम्हे का कि आपका वो दिन आए, वो वक्त आए जब आप वो चीट मील करेंगे, और वो आपका इंसेंटिव होगा पूरे हफ्ते की परहेज़ी का, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का। दैट्स ए वेरी गुड कॉन्सेप्ट। इसके मेरे मरीज़ों के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। पेशेंट बागी नहीं होता, पेशेंट को पता होता है यार कि मैंने हफ्ते में एक दिन तो खाना है, अपनी पसंद का खाना खाना है, लेकिन उस पसंद के खाने वाले दिन भी आपने चंद चीज़ों की एहतियात करनी है। आपने कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी, आपने आइसक्रीम्स नहीं खानी। तो इसके अलावा जो आप खाना चाहते हैं आप इस्तेमाल करें, वो एक वक्त आपका हफ्ते में वो आपका वक्त है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस चीट मील का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए आया कि लोग बाज़ दफ़ा चुपके से छोटा छोटा चुकते रहते हैं, वो ख़राब किस्म की चीज़ें खाते रहते हैं, उनका वज़न कम नहीं हो रहा होता। वो कह रहे हैं हम 1 घंटा जॉगिंग कर रहे हैं लेकिन हमारा वज़न कम नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि वो जो कैलोरीज बर्न करते हैं एक्सरसाइज में, वो फ़ौरन वो इंटेक उनका उससे ज़्यादा हो जाता है। तो चीट मील आपने करना है हफ्ते में सिर्फ 1 मरतबा, 1 वक्त। डाइट का आपको बता दिया गया, आपको लाइफस्टाइल का बता दिया गया, अगर आपका वज़न का ज़्यादा है तो आपने कम करना है उसको। फिर आ जाती हैं दवाइयाँ। दवाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज़ की दवाइयाँ इतनी एडवांस हो चुकी हैं अब कि अब पेशेंट्स के बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। हमने पेशेंट्स का जो HbA1c है उसको नीचे लेके आना होता है। HbA1c का जो टारगेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है तमाम अवाम-उन-नास के मालूमात के लिए कि हर पेशेंट को हमने एक ही छड़ी से नहीं हाँकना। एवरी पेशेंट ऑफ डायबिटीज़ इज़ ए डिफरेंट पेशेंट। तो अगर पेशेंट की उम्र, अगर पेशेंट ज़यीफ़ है, पेशेंट के साथ दिल के मसले हैं, गुर्दे के मसले हैं, बिस्तर पर लेटा हुआ है, ज़्यादा घूमता फिरता नहीं है, तो उसके HbA1c को 7 से कम लाने का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि उल्टा नुकसान हो सकता है कि उसकी शुगर्स बार बार लो हो सकती हैं। तो जो ज़यीफ़ ज़ोफ़ा हैं उनकी हम HbA1c को 7.5 और 8% के दरमियान रखते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा बीमारियाँ साथ साथ हों। लेकिन जो नौजवान तबका है, जो उधेड़ उम्र तबका है, उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम इंटेंसिव ट्रीटमेंट करें अपने पेशेंट्स का और उनका HbA1c 7 से कम लेके आएँ, प्रेफरेबली 6.5 या उससे कम लेके आएँ। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो सबसे ख़राब चीज़ है डायबिटीज़ के मरीज़ों के अंदर, जिसको डायबिटीज़ का पेशेंट कभी नहीं बोलता, वो शुगर का लो हो जाना है। तो ऐसी दवाइयाँ दी जाएँ जिससे शुगर्स लो भी ना हो, हाई भी ना हो और स्टैटिकली मेंटेन करते रहें और HbA1c आपका 6.5 और 7 के दरमियान में। अब हम आते हैं तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। तीसरी एक्सरसाइज हमारी है, उसको हम कहते हैं रशियन ट्विस्ट। रशियन ट्विस्ट में ये होता है, इट्स ए वेरी गुड एक्सरसाइज अगेन फॉर द साइड्स, फॉर द टायर, लव हैंडल्स, और साथ में हम अपने कोर को एंगेज करने के साथ साथ कोर्स को भी एंगेज करते हैं। हमने करना है कि हमने बैठना है इस तरह करके, पैर को ऐसे उठाना है, हाथ को हमने ऐसे रख लेना है। इसको अगर हम मज़ीद कॉम्प्लेक्स करवाना चाहें तो हमारे पास डंबल्स और डंबल्स से भी हम कर सकते हैं, वरना अगर डंबल्स भी अगर आप नहीं है आपके पास और अगर आपकी फिटनेस इतनी ज़्यादा नहीं है तो आप उसको हाथ से भी कर सकते हैं। आपने ऐसे करके बैठना है, हाथ ऐसे रखना है, 1 2 1 2 1 2 1। तो इससे हम अपने कोर को एंगेज करके अपनी साइड कर सकते हैं। ठीक है रवि, अब आप करके दिखाएंगे। पहले आप बैठेंगे, बैठना किस तरह, आपका स्टैंड क्या होना चाहिए, ये ठीक है, पैर ऊपर रखना है आपने ऐसे करके। अब आप और उठना है ऊपर, बस अब करें, हाथ सामने ऐसे रखें, चल गो, 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थैंक यू। सो दिस वाज रशियन ट्विस्ट। ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज थी। आफ्टर लिजर्ड हॉप्स, आफ्टर लेटरल प्लैंक्स, रशियन ट्विस्ट। हमने अभी लिजर्ड हॉप्स से अपने कोर को, अपर कोर्स को इन्वॉल्व किया, लेटरल प्लैंक्स से हमने अपने साइड्स को इन्वॉल्व किया और उसको रीइंफोर्स किया हमने रशियन ट्विस्ट करके। तो अब 3 एक्सरसाइजेस के बाद मैं मज़ीद थोड़ी सी डायबिटीज़ के बारे में हवाले से बात करके हम चौथी एक्सरसाइज अपनी करेंगे, जो कि बहुत टफ एक्सरसाइज है। आपको मैंने बता दिया कि डायबिटीज़ की डेफिनेशन क्या है, किन नंबर्स पे हम डायबिटीज़ कहते हैं, कब हम प्री डायबिटीज़ लेवल करते हैं। डायबिटीज़ जब लेवल हो जाए तो फिर हमने करना क्या है, अपने डाइटरी इंटरवेंशन करनी है, डाइट कौन सी लेनी है, बता चुका हूँ कि प्रोटीन्स का इस्तेमाल करना है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, सब्जियां खानी है, दालें खानी हैं, फल खाने हैं, सलाद का इस्तेमाल खूब करना है। फिर दवाइयाँ आपने बाकायदगी से इस्तेमाल करनी है, फिर डॉक्टर के ऊपर भरोसा करना है। अक्सर ये देखा गया है कि डॉक्टर साहब, मेरे पास पेशेंट है, डॉक्टर साहब कि हम फलां डॉक्टर के पास गए थे, उसने हमें दवाई दे दी लेकिन हमने पढ़ा उससे गुर्दे फेल हो जाते हैं। ऐसा क़तई नहीं है। जो डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है शुगर की, आपसे पहले वो हज़ारों मरीज़ों में वो दवाई दे चुका होगा, उसका तजुर्बा आपके तजुर्बे से कहीं ज़्यादा होगा, आपकी मालूमात से कहीं ज़्यादा होगा। तो अपने डॉक्टर पे भरोसा करें और प्रॉपर तरीके से दवाइयाँ इस्तेमाल करें। अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे दोबारा आप रब्ता कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, डॉक्टर आपकी दवाई चेंज कर देगा। इस वक्त मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं डायबिटीज़ की, मुख्तलिफ ग्रुप्स आ गए हैं डायबिटीज़ के, उनके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि आपने इंसुलिन पे पेशेंट का आता है अक्सर जो जिहाद होता है डॉक्टर का पेशेंट के साथ, कि जब उसकी शुगर्स कंट्रोल नहीं हो पा रही होती है, उसको जब इंसुलिन स्टार्ट कराने का मौका पूछा जाता है तो मरीज़ अक्सर रिजर्वेशन अपनी शो करते हैं कि हम इंसुलिन नहीं लगाएंगे। तो इस वक्त जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि अगर 2 दवाइयाँ मुंह से खाने के बाद भी अगर आपकी शुगर्स कंट्रोल नहीं हो रही तो इट्स वेरी मच प्रेफरेबल कि आप इंसुलिन पे शिफ्ट हो जाएं। इंसुलिन सज़ाए मौत नहीं है, जिस तरह डायबिटीज़ सज़ाए मौत नहीं है। इंसुलिन एक इलाज है, एक बहुत ही खूबसूरत इलाज है डायबिटीज़ का, बहुत ही मौसर इलाज है डायबिटीज़ का। तो वो उन्हीं लोगों में दी जाती है जिनको इस इंसुलिन की ज़रूरत हो। बिला वजह किसी को इंसुलिन देने से नुकसान होता है बजाय फ़ायदे के। पेशेंट की शुगर्स बार बार लो हो सकती हैं और पेशेंट को शुगर लो होने की वजह से फालिज या हार्ट अटैक भी हो सकता है।
तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको इंसुलिन तजवीज़ की है तो उसको आप उससे डिस्कस करें कि उसका रीज़न क्या है स्विच उसको इंसुलिन स्टार्ट करने का, क्या उसकी 2 दवाइयाँ फेल हो चुकी हैं, क्या उसका टारगेट HbA1c अचीव नहीं हो रहा, क्या उसकी फास्टिंग शुगर्स या रैंडम शुगर्स कंट्रोल में नहीं आ रही। अगर ऐसा है तो 2 दवाइयाँ फेल हो जाने के बाद पेशेंट जो है वो इंसुलिन पर स्विच कर जाए। सिर्फ इंसुलिन नहीं, मेरा ये दस्तूर है कि मैं इंसुलिन के साथ साथ ओरल दवाइयाँ भी रखता हूँ ताकि जैसे ही मुझे लगे कि पेशेंट की शुगर्स नीचे आनी शुरू हुई हैं हम इंसुलिन को टेपर ऑफ कर दें और दवाइयाँ कंटिन्यू कर दें। इसके साथ ही हम आज की चौथी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। हम 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं। चौथी एक्सरसाइज हमारी है बर्पीज। बर्पीज जो है एक हार्ड कोर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है। हार्ड कोर हाई इंटेंसिटी का मतलब ये कि इसे कंपाउंड एक्सरसाइज जिसके अंदर आपके सर से लेकर पैर तक के तमाम मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, तमाम मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर उसको आप प्रॉपर तरीके से करेंगे सो यू विल गोना बर्न हेल ऑफ द कैलोरीज और इट्स ए वेरी गुड सोर्स ऑफ लूजिंग फैट, लूजिंग एक्सेसिव वेट एंड प्रिजर्विंग योर मसल मास। आपका मसल शेप, आपकी जो बॉडी का आर्किटेक्चर है उसको आप अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो बर्पीज हम कर रहे हैं। बर्पीज दो तरीके की होती हैं, बर्पीज विद पुशअप्स, बर्पीज विदाउट पुशअप्स। हम अभी जो एक्सरसाइज करेंगे आज की रूटीन में वो है बर्पीज विद पुशअप्स। उसमें होता ये है कि आपने शोल्डर बेल्ट अपार्ट खड़े होना है, स्ट्रेट ऐसे करके आपने पहले स्क्वाट में जाना है। 3 हिस्से के हैं। पहला आपने स्क्वाट में जाना है, दूसरे में आपने जंप करना है, तीसरे में आपने ऊपर जंप करना है। तो दिस इज व्हाट बर्पीज इज। पहला स्टेप क्या होगा? स्क्वाट। दूसरा स्टेप क्या होगा? प्लैंक। तीसरा स्टेप क्या होगा? एंड जंप। रेडी, स्टडी, गो। स्क्वाट, स्क्वाट। ठीक है, शाबाश 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 शाबाश। आगे लो, शाबाश, बहुत आगे, शाबाश शाबाश। स्क्वाट, वेरी गुड। पुशअप, शाबाश। स्क्वाट, पुशअप, शाबाश। 1 2, शाबाश। 3, एक और करेंगे, एक और जंप। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज बर्पीज विद पुशअप्स। मैंने जो करके दिखाया था वो बर्पीज विदाउट पुशअप्स था। नवीद ने करके दिखाया बर्पीज विद पुशअप्स। तो हमारी 4 एक्सरसाइजेस हो चुकी हैं। फिर मैं डायबिटीज़ पे आऊँगा, थोड़ा सा जिक्र कर लूँ आपसे कि डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। ये बड़ा अलमिया है कि हमारे पास जो क्लिनिक्स में पेशेंट रिपोर्ट कर रहे होते हैं डायबिटीज़ के 50% से ज़्यादा वो पॉपुलेशन आती है डायबिटीज़ की जिसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो चुकी होती हैं। अगर उसका हम एनालिसिस करें तो ये ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो डायबिटीज़ को हल्का लेते हैं, डायबिटीज़ होने के बावजूद वो उसको निगलेक्ट करते हैं, दवाइयाँ वक्त पे नहीं खाते या खाते ही नहीं। अगर खाते भी हैं तो डोज प्रॉपर तरीके से लेते नहीं हैं। दवाइयाँ बाकायदगी से खाने वाले हजरात खुराक की बदपरहेज़ी कर रहे होते हैं, वो मीठा भी साथ साथ ले रहे होते हैं, दवाइयाँ भी साथ साथ ले रहे होते हैं। एक बीच में एक कॉन्सेप्ट आया था कि अगर आपको शुगर बहुत ज़्यादा है और आप इंसुलिन के ऊपर हैं तो अगर आपने जो है वो 1 गुलाब जामुन खाना है तो आप 4 यूनिट्स इंसुलिन के बढ़ा दें। तो ये सब ऑल बकवासियात हैं जिससे बचने की शदीद ज़रूरत है। हमें अपने लाइफस्टाइल को प्रॉपर रखना है, दवाइयों को और डाइट को साथ साथ लेके चलना होता है। तो जो कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास डायबिटीज़ की आती हैं वो उसमें हर किस्म की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जो दुनिया की कॉमन तरीन वजह है बीनाई के लूज़ होने की, मतलब अंधेपन की, उसमें नंबर 1 डायबिटीज़ है। जो दुनिया की नंबर 1 वजह है गुर्दे ख़राब होने की वो डायबिटीज़ है। दुनिया की नंबर 1 वजह जो है जो एम्पुटेशन की आफ्टर ट्रॉमा वो डायबिटीज़ है, मतलब जिसमें टांगें कट जाती हैं, पेशेंट नंगे पैर चल रहे होते हैं, उनकी जो एहसास होने की जो हिस्स है वो ख़त्म हो जाती है, जिसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं अपनी ज़बान में। नंगे पैर चला, सामने कील पड़ी हुई थी, कील उसके पैर के अंदर घुस गई, पेशेंट को पता ही नहीं चला। फिर जब पता ही नहीं चला तो उसने इलाज भी नहीं कराया। कुछ अरसे के बाद पैरों में पस पड़ना शुरू हो गई, डॉक्टर के पास आया तो पैर उसके ज़ख़म ख़राब होना शुरू हो गया। फिर जब एक्सरे कराया तो अंदर से कील निकली। तो इससे वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन विद डायबिटीज़। इस तरह गुर्दों का फेल हो जाना, जब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं, पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाता है। आपको पता है कि डायबिटीज़ के अंदर शुगर जो है वो बढ़ जाती है, हमारे जो खून की नालियों के अंदर जो RBCs हैं उसके साथ शुगर स्टिक कर जाती है और वो फिर एथेरोस्क्लेरोसिस एक प्रोसेस है उसको मल्टीप्लाई करते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट अटैक होने के साथ साथ पेशेंट को हार्ट फेलियर होने के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं उसके एडवांस फॉर्म के अंदर। प्रॉब्लम ये होती है कि जिन लोगों के अंदर डायबिटीज़ के साथ न्यूरोपैथी भी हो उनके अंदर हार्ट अटैक भी होते हैं जो पता नहीं चलता, जिसको हम साइलेंट हार्ट अटैक्स कहते हैं। तो ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर होती हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट्स की शरियानें स्टिफ होती हैं, उनके अंदर स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर के एलिमेंट ज़्यादा होता है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट डायबिटीज़ एक ऐसा कंप्लीट पैकेज है कि अगर सिर्फ डायबिटीज़ आपको हो जाए तो आपके मौत का जो पूरा जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पूरे के पूरे मुकम्मल हो जाते हैं।
डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो तो ब्लड प्रेशर का मर्ज़ हो जाता है, क़ुव्वत बिनाई ख़राब हो जाती है, दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, आपके वैसे आम पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं, आपको पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हो जाती है, आपकी जो न्यूरोपैथी शुरू हो जाती है। सो मैं अपने मरीज़ों से कहता हूँ कि प्लीज़ रिस्पेक्ट डायबिटीज़ सो दैट इट गिव्स यू रिस्पेक्ट इन रिटर्न। जिस शख्स ने डायबिटीज़ की रिस्पेक्ट नहीं की वो आगे जाके बहुत तकलीफ दे कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होता है और तकलीफ दे मौत का हकदार होता है। जिस तरह मैं अपने पेशेंट्स को ये भी कोट करता हूँ, जिस तरह शराब को, अल्कोहल को हम कहते हैं कि वो उम्मुल खबाइस है, इस तरह डायबिटीज़ जो है वो उम्मुल बीमारी है। तो खुदा के वास्ते डायबिटीज़ का आप ख्याल रखें। या अगर डायबिटीज़ आपको किसी ने डायग्नोस कर दिया तो उसका इलाज प्रॉपर तरीके से किया जाए। इसके साथ ही हम आ जाते हैं अपनी 5वीं एक्सरसाइज के ऊपर। आज हमारी 5वीं एक्सरसाइज जो टबाटा की है 8 में से 5वीं, वो है फास्ट फीट। फास्ट फीट जो है ये एक कंपाउंड एक्सरसाइज है, लेकिन इसका जो मेन रोल है, जो मेन इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके लोअर लिम्स हैं। आपने अपने कोर्स को, काव्स को, टोज को इसमें इन्वॉल्व करना है और उसके तरीके से आपने एक्सरसाइज करना है। इसके लिए मैं मैट हटाऊंगा थोड़ा सा। फास्ट फीट के लिए आपने वही शोल्डर बेड अपार्ट। याद रखें टबाटा में जब भी हमारा स्टैंस, जो बेसिक स्टैंस है, दैट इज शोल्डर विड्थ अपार्ट, कि आपने आपकी टांगें और आपके जो शोल्डर्स हैं वो एक लकीर के अंदर हो। शोल्डर विड्थ अपार्ट में आके आपने बैठना है स्क्वाट में, मतलब मुकम्मल स्क्वाट में नहीं बैठना, आपने सेमी स्क्वाट में बैठना है। अपनी बॉडी को आगे रखना है, अपने बिग टोज के ऊपर आना है और आपने मूव करना है। इसको हम कहते हैं फास्ट फीट। अब नवीद आपको करके दिखाएंगे ये जिस तरीके से मैंने बताया। स्टेप वाइज करें। सेमी स्क्वाट, पहले शोल्डर विड्थ अपार्ट खड़े हो, सेमी स्क्वाट एंड गो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Thank you. So we are done with the fast feed. Fast feed से आपकी बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगी और आपको पता है कि कैलोरीज बर्न करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके जो एक्स्ट्रा फैट है वो आप उसको डिज़ोल्व करेंगे। लेकिन रूल ऑफ थंब याद रखिएगा, कैलोरी बर्न शुड ऑलवेज बी मोर देन कैलोरी इनटेक। अगर आप कैलोरी इनटेक अपना ज़्यादा रखेंगे, आप कैलोरीज बर्न करते रहेंगे, फ़ायदा कोई नहीं होगा। आपको मैं बताता चलूँ कि 1 पाउंड ऑफ फ्लैश के अंदर, 1 पाउंड ऑफ फैट के अंदर देर आर 3500 कैलोरीज। तो अगर आप रोज़ाना 500 कैलोरीज बर्न करने की इंटेंशन के साथ एक्सरसाइज करेंगे तो बाय द एंड ऑफ 1 वीक यू विल गोना एंड अप लूजिंग 1 पाउंड ऑफ एक्स्ट्रा वेट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने 3500 कैलोरीज हर हफ्ते बर्न करनी है, प्रोवाइडेड कि आपने अपना एक डाइट प्लान बनाया हुआ हो, कंस्ट्रक्ट किया हुआ हो, जिसकी बुनियाद पे आप अपना उसके हिसाब से कैलोरी इनटेक करेंगे। तो अगर आप 550 कैलोरीज रोज़ आप लूज़ करते हैं तो 1 हफ्ते के बाद आप अपना 1 पाउंड वज़न कम करने में कामयाब हो जाएंगे। अब हमारी अगली एक्सरसाइज है आज की, एंड दैट एक्सरसाइज इज शोल्डर टैप इन प्लैंक पोज। शोल्डर टैप इन प्लैंक पोज इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ calorie burn and it's going to take good care of your triceps, shoulders, biceps, forearms, और इससे आप अपना अच्छा अमाउंट ऑफ कैलोरी बर्न कर सकते हैं। उसका तरीका क्या होता है कि आप अगेन यू कम इन द प्लैंक पोज में आप आएंगे, ठीक है। अगेन रिस्ट, एल्बोज, शोल्डर ऑल इन वन सिंगल लाइन, हिप्स डाउन, चेस्ट अप, और फिर 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। ये आपने करना है, इसको हम कहते हैं शोल्डर टैप इन प्लैंक पोज। नवीद आप करके दिखाएंगे जब मैं कहूँगा रेडी। पहला पोजीशन बनाए आपकी पूरी प्रॉपर, शोल्डर विड्थ अपार्ट, और साथ करो, वेरी गुड, चेस्ट अप, हिप डाउन, नाउ गो। 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5। Thank you. So this was shoulder tap and plank pose. A very good source of high intensity tabata, a very good source of calorie burn, और इससे आप अपने शोल्डर्स को, ट्राइसेप्स को, बाइसेप्स को, रिस्ट जॉइंट को, फोर आर्म को, सबको इन्वॉल्व करके अपना कैलोरी बर्न कर सकते हैं। तो हमारी अब 6 एक्सरसाइज हो चुकी हैं। हमने अभी आखिरी एक्सरसाइज जो की है इसको कहते हैं शोल्डर टैप इन द प्लैंक पोज। एक चीज़ जो हमने मिस की अभी 6 एक्सरसाइज में, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए थी, हमें हर 2 या 3 सेट्स के बाद, 3 डिफरेंट एक्सरसाइज के बाद हमने अपने आप को रिहाइड्रेट करना है, पानी पीना है। दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि जनाब एसी बंद होने चाहिए, पंखे बंद होने चाहिए ताकि पसीना खूब निकले। जितना पसीना निकलेगा उतनी डिहाइड्रेशन होगी।
सो यू नीड टू हैव अ कूल एनवायरनमेंट जहाँ पर आप एक्सरसाइज कर सकें, ठीक है जी। तो अगर आप जैकेट पहने हुए तो आप जैकेट अपनी उतार दें। तो हम जो अगली एक्सरसाइज करने वाले हैं उसका नाम है हिंदू पुशअप्स। आई अपोलोजाइज, इसमें कोई एथनिसिटी इन्वॉल्व नहीं है। इस एक्सरसाइज का नाम हिंदू पुशअप्स है और उसका नाम इसलिए हिंदू पुशअप्स पड़ा कि ये योगियों के एक बहुत फेवरेट एक्सरसाइज है। और ये आपको पता है कि योगीज़ का जो बैकग्राउंड है दैट इज़ फ्रॉम इंडिया। सो उनकी एक्सरसाइज से एक आसन था जिसको हमने नाम दिया हिंदू पुशअप्स का। हिंदू पुशअप्स थोड़े डिफरेंट है कन्वेंशनल पुशअप्स के साथ, क्योंकि इसमें आपका स्टैंड भी डिफरेंट होता है और आपने डिफरेंट सेट ऑफ मसल्स को इन्वॉल्व करना होता है। तो तरीका ये होता है कि आप मैट पे आएंगे, पहले आप ऑल फोर्स पे ऊपर आ गए, हाथ आपने मैट के कोनों में रख लिए। अब आपने जो कन्वेंशनल पुशअप्स हैं उसमें आपके पैर दोनों जुड़े हुए होते हैं, इसमें आपके पैर खुले होने के साथ आपने जाना है डाउनवर्ड डॉग में, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, और यहाँ से आपने अपनी नाक को रगड़ते हुए ऊपर आना। 1 2 3 4 5। सो दिस इज हिंदू पुशअप्स जो आपको अपने अभी डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे, ठीक है। पहले पोजीशन, हर चीज की पहले पोजीशन बनाओ, ठीक है। फाइन, इतना नहीं खोलना, शोल्डर मैट है ना, मैट इतना हो गया आपने, ठीक है। डाउन डॉग में आ गए, डाउन डॉग में आपके जो हिप्स हैं वो ऊपर होते हैं, ठीक है। अब यहां से आप शुरू करेंगे, गो 1 शाबाश, 2 शाबाश, 3 शाबाश, 4 शाबाश, 5 more, 1 शाबाश, 2 शाबाश, 3 शाबाश, 4 शाबाश, और लास्ट 5। Thank you. So this is Hindu push-ups, a very good source of your chest, biceps, triceps, shoulders, और इसके साथ ही आपका कैलोरी बर्न ठीक ठाक होगा। जो आखिरी एक्सरसाइज है इस टबाटा रूटीन की, इसका नाम है ऑल्टरनेट टो टच। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर योर कोर। इससे आपके पेट की चर्बी कम होती है, इससे आपके 6 पैक्स बनते हैं, इससे आपका स्टेमिना बनता है, एंड्योरेंस बनती है, आपका कोर स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपका कोर स्ट्रॉन्ग होगा तो आप मुश्किल से मुश्किल वर्जिश आराम से कर सकेंगे। इसका तरीका क्या होगा कि आपको लेटना है, लेटने के साथ आपके पैर सीधे लेटना है, फिर आपने दोनों पैरों को 90 डिग्री पे लेके जाना है। 90 डिग्री पे ले जाने के बाद आपने ऑर्डर अपने दोनों हाथ को ऐसे रखना है, 1 2 1 2 1 2 1 2। So this is how you do alternate toe touch with your hand when the legs are at 90 degrees. Come on, Ravi. पहले आप सीधे लेटेंगे, वेरी गुड, स्ट्रेट लेटे, दोनों पैर को 90 डिग्री पे लेके आएंगे, स्ट्रेट रखिए पैर को ऐसे करके, चाहे तो थोड़ा खोल लें बस। अब आपने दोनों हाथ को सामने रखना है और ऑल्टरनेट आपने हाथ से करना है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4। नीचे जाए, हाँ, up, ठीक, थैंक यू। सो दिस कंप्लीट्स आवर 8 एक्सरसाइजेस, कम से कम 20 सेकेंड। अगर आप जब स्टेमिना ज़्यादा आ गया तो आप 30 सेकेंड भी कर सकते हैं, 40 सेकेंड भी कर सकते हैं, उसके बाद 10 सेकेंड का रेस्ट करेंगे। ये 8 एक्सरसाइजेस इसी सीक्वेंस में जिस तरह आपके स्क्रीन पर लिखी हुई नज़र आ रही है, स्क्रीन से करेंगे। और जब ये 8 एक्सरसाइजेस मुकम्मल हो जाएंगी तो आप 1 मिनट का रेस्ट करेंगे, अपने आप को खूब रिहाइड्रेट करेंगे, पानी पिएंगे, एक्टिव रेस्ट करेंगे। एक्टिव रेस्ट का मतलब होता है आपने बैठना नहीं एक जगह पे, आपने वॉक करते रहना है, हल्का हल्का स्किपिंग करते रहना है, ताकि आपका हार्ट रेट मुस्तकिल ऊपर रहे, हार्ट रेट बेस लाइन टच ना करे। दैट इज़ द मेन एम। ऐसा करेंगे तो आप ईपॉक आपके अंदर आएगा। हम डिस्कस कर चुके हैं ईपॉक क्या होता है, पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन। कि आप जब एक्सरसाइज मुकम्मल करके घर जाएंगे, आप सो रहे हो, ऑफिस गए हुए हों, काम कर रहे हो, आपकी कैलोरीज कंटिन्यूसली बर्न होती रहेंगी। तो ये ब्यूटी है इस टबाटा रूटीन की। तो आज हमने डायबिटीज़ के बारे में डिस्कशन की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों के ध्यानों में किसी किस्म का कोई भी सवाल है तो नीचे लिंक पे आप सवाल पोस्ट करें, हम आपको जवाब देंगे इस चीज़ का। प्लीज़ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। डायबिटीज़ एक बहुत ही मोहलिक बीमारी है, लेकिन ये सज़ाए मौत नहीं है। अगर आप डायबिटीज़ का इलाज बर वक्त करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हैं, अपनी डाइटरी कंडीशंस को मॉडिफाई करते हैं, अपने एक्स्ट्रा वेट को शेड ऑफ करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, पूरे हफ्ते में 7 दिन के अंदर
सिर्फ़ और सिर्फ 180 मिनट कम से कम अगर अपने आप को देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप इस मौलिक बीमारी पे फतह हासिल करेंगे। आपकी शुगर्स कंट्रोल रहेंगी, आपका HbA1c कंट्रोल रहेगा, आप कॉम्प्लिकेशन से बचते रहेंगे और इसी तरह सेहतमंद रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मैं डॉक्टर रेहान उमर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको पसंद आए ज़रूर लाइक कीजिएगा और आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।